भी मतलब न्यूज़ में आया था, ऐसा कंफर्मेशन कुछ है नहीं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी इंडियन फ्लैग लगा के वहाँ से निकल रहे हैं। हाँ। अब काम के टाइम पे तो फादर कंट्री काम में आएगी ना पाकिस्तान के, वो चाइल्ड कंट्री है ऑफ कोर्स। मेरे हिसाब से जब दोस्त बनाए जाते हैं तो वो देख के नहीं बनाए जाते कौन सी कंट्री से क्या है, वो दोस्त बन जाते हैं। अब किसी की हम मदद कर सकते हैं अपनी कंट्री का बता के, तो स्टूडेंट्स वही कर रहे हैं। और इंडियंस की हमेशा से ये खासियत ही रही है, भले वो दोस्त हो दुश्मन हो, वो सब कंट्रीज़ की मदद करने की कोशिश करता है। तो अच्छी बात है, स्टूडेंट्स जो अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रहे हैं, वो कंट्री देख के तो उन्होंने बनाई नहीं होंगे कि ये पाकिस्तान से है, ये इंडिया से है, ये कहाँ से है। वहाँ हॉस्टल में रहते होंगे, साथ बने होंगे दोस्त, तो वो लेके आ रहे हैं। अच्छी बात है हमारे लिए तो। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको थोड़ा ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी सरकार पे, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों के बारे में देखें तो उन्होंने कुछ ऐसे इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स वगैरह आई डोंट थिंक ज़्यादा लिया। अगर हम पाकिस्तान अपने नेबर का भी एग्जांपल लें तो उन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। इनफैक्ट जो वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट जो फंसे हुए हैं वो हमारे इंडिया का फ्लैग लेके आ रहे हैं, फ्लैग बैनर लेके चल रहे हैं ताकि उनको कोई हार्म ना करे, ताकि वो सेफली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सके। तो वो पाकिस्तानी फ़्लैग क्यों नहीं लेकर कर रहे? बिकॉज उनको पता है कि उनकी कंट्री ना इतनी अच्छे रिलेशंस में है उनके यूक्रेन के साथ, ना उनका उस फ्लैग से उनको कुछ सपोर्ट मिलेगा। बट उनको इतना पता है कि भारतीय सरकार काम कर रही है, एंड अगर भारत का झंडा ले जाए तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का सहायता होगा। हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। विश्व शांति दर्शन के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड़, उनकी संकल्पना से इस कार्यक्रम की निर्मित की जा रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध एक तीसरे महायुद्ध की ओर बढ़ते दिखाई दे रहा है। रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच आने वालों को धमकी दी है, तो अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि रूस को इसकी कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन और दूसरे देश रूस के खिलाफ खड़े हैं। इस बार यूक्रेन और रशिया की जंग की असली वजह नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, पर रूस ऐसा नहीं चाहता। यह जानना ज़रूरी है कि इस विवाद की असली वजह क्या है। सोवियत संघ के ज़माने में यह दो प्रांत अच्छे मित्र हुआ करते थे। दो देश बनने के बाद ऐसा क्या हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का प्रोग्राम मन की बात दिलीप सिंह के साथ। आइए बात करते हैं हमारे कुछ दोस्तों से। रशिया और यूक्रेन युद्ध क्यों हो रहा है? हमारे भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में और रशिया में पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? आइए जानते हैं उनसे। रशिया और यूक्रेन के बारे में आप क्या जानते हो? तो रशिया और यूक्रेन अभी उनके बीच में एक युद्ध हो रहा है, इसके बारे में हमें पता है। और कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, एंड वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं ऑपरेशन गंगा के द्वारा। रशिया जो था पहले सोवियत यूनियन था, उसके 15 हिस्से हुए थे, एंड उसमें से एक जो कंट्री था वो यूक्रेन था। और रशिया ने अभी भी रोका नहीं है, द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। पर लेटेस्ट न्यूज़ अभी ये आई है कि यूक्रेन हैज़ एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट दे आर नॉट पुशिंग टुवर्ड्स जॉइनिंग द नेटो ज्वाइन करने के लिए वो पुश नहीं कर रहे हैं। हाँ, सो देयर इज चांसेस कि अभी वॉर रुक सकता है। और रशिया जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है जो हर वॉर में इंडिया को साथ दिया है। कभी यूक्रेन ने नोटा को ज्वाइन किया, तो रशिया के लिए इतना खतरा क्यों है? सो अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करती तो हमें ये समझना चाहिए कि पहले नेटो क्यों बना था। नेटो बना था यूएसएसआर के टाइम पे, तो वो बना था इसलिए क्योंकि एक ऐसा उनको एक ग्लोबल फ्रंट चाहिए था जो यूएसएसआर को कम्पीट कर सके इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, एंड एक ऐसा एलाइज बने जो यूएसएसआर के अगेंस्ट हो। तो जैसे जैसे नेटो एक्सपैंड होता गया, एंड फाइनली उसके बाद यूएसएसआर भी एक आफ्टर अ पॉइंट वो टूटा। तो नेटो बना ही इसलिए था कि वो यूएसएसआर को काउंटर कर सके। दुनिया में ऐसे बहुत सारे संस्था है जो वर्ल्ड पीस के लिए काम करते हैं, मतलब युद्ध ना हो, सब में शांति बनाए रखे। तो ये संस्था जो है वो अभी यूक्रेन और रशिया वॉर में काम कर रही है, आपको दिख रहा है ऐसा? दिखता तो नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का मेजर रोल यही है कि इट मेंटेन्स पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट इन अ पर्टिकुलर कंट्री। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में भी जो यूक्रेन के एलाइज है उन लोगों ने सैंक्शंस एंड एक क्या बोलते हैं एक प्रपोजल दिया था। बट क्योंकि हम अगर यूएन का अगर हम स्ट्रक्चर समझे तो उसमें वेटो पावर होता है कुछ कंट्रीज़ के पास। तो अगर उनमें से एक है रशिया, तो अगर उसने उस प्रपोजल को अगर रिजेक्ट किया तो वो प्रपोजल डिस्कार्ड हो जाता है। क्योंकि यूएन वर्क्स ऑन अ सर्टन प्रोसीजर, एक प्रोसीजर पे काम करता है। अगर सारी कंट्रीज़ उसमें सहमत है, अगर हमें उन्हें सर्टन वो वोट्स मिले, अगर उन्हें वेटो कंट्रीज़ के वोट्स अगेंस्ट में ना मिले, एंड अगर वो प्रपोजल पास हो तभी एक्शन होता है। वो अगर खुद अपने मन से करने लग गया तो दैट विल बी डिक्टेटरशिप। सो इसलिए यूएन वर्क्स ऑन प्रोसीजर। इंडिया ने अभी तक
ना रशिया को अपना समर्थन दिया है ना यूक्रेन को, तो ऐसा क्यों? इंडिया ने समर्थन नहीं दिया ऐसा नहीं बोल सकते। इंडिया ने एब्सटेन किया है, तो एब्सटेन एक पार्ट है उसमें वोटिंग प्रोसीजर में। ऐसे कह नहीं सकते, बट रशिया को एक तरह से कह सकते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन में हैं अभी। सो इंडिया डिपेंडेंट है अपने ऑयल कंजम्पशन के लिए यूक्रेन पे, इसलिए वो रशिया का स्टैंड नहीं ले पा रही। और वो अपना वोट सिद्ध नहीं करना चाहता, ना वो यूक्रेन के साथ अपने समर्थन दिखाना चाहता, ना रशिया के साथ। वो एक एब्सटेन करना चाहता है अपने वोट को। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दोनों जो कंट्रीज़ है उनके साथ हमारे इकोनॉमिक एलाइज है, एंड रशिया के साथ तो हमारे मिलिट्री एलाइज है। एंड अगर हम यूक्रेन का समझे तो यूक्रेन के जो उनके यूक्रेन के एलाइज है, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, तो उसके साथ भी इंडिया के अलाइंस है। इन टर्म्स ऑफ राफेल अगर हम लेते हैं, फ्रांस के थ्रू हमने लिया, तो इसलिए अलाइंस दोनों के साथ है, दोनों के साथ रिलेशंस है। तो इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए इंडिया हैज टेकन एन एब्सटेन वोट। मुझे नहीं लगता इंडिया को किसी का स्टैंड लेना चाहिए। वी शुड क्यों ऐसा मतलब? पर रशिया ने तो इंडिया का साथ दिया था 1971 में। नहीं, वो अच्छी बात है, रशिया ने दिया था, लेकिन हम अपने पैर थोड़ा ना कटवा सकते हैं किसी और की हेल्प करने के लिए। पहले खुद की थाली भरो, फिर दूसरे का भला करो। तो अभी हम उस झमेले में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि यूक्रेन से भी हमें पंगा नहीं चाहिए, और रशिया से भी हम अच्छे से रिलेशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा देश है, उससे हमारा फ़ायदा ही है फ्यूचर में। तो एक तरफ से सोच के हम नहीं चल सकते अभी। मोदी को पता है इतना कि हम खुद लड़ सकते हैं, तो हमें इतना सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है इस समय। बट अगर हाँ लड़ाई बढ़ेगी, तो अगर रशिया को चाहिए होगा सपोर्ट, तो इंडिया देगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मतलब आप रशिया के सपोर्ट में? मैं रशिया के सपोर्ट में। यूक्रेन अदर कंट्री से जाके मिलेगी तो यूएस और रशिया बॉर्डर मिल जाएगी, उससे बाद में दिक्कत आएगी। और आई गेस 1991 के अंदर यूक्रेन ने अपने आप को एक अलग कंट्री स्टैब्लिश किया था, जबकि वो रशिया का ही एक पार्ट है, तो वो कहीं ना कहीं गलत भी है। रशिया को ही बिलोंग करता है वो, तो रशिया को टेक ओवर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यूक्रेन और रशिया में हमारे कुछ स्टूडेंट फंसे हुए हैं, तो उनको लाने के लिए हमारी सरकार मदद कर रही है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं। अभी अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो 6 घंटे के लिए मोदी ने वॉर भी रुकवाई थी, ताकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस लाया जा सके। अब ऐसा तो है नहीं सबके घर में जा के उनको उठा के लाएं, बोले तुम चलो यहाँ वॉर होने वाली है। उनको सबको दिया है, लेकिन अब इतना मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी जने आए थे। बिल्कुल हमारी सरकार मदद कर रही है। अगर हम देखें ऑपरेशन गंगा जो इंडियन स्टेट ने जो ये किया है, रन किया है ऑपरेशन, तो उसके अंडर जो स्टूडेंट्स या और भी लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट करने का वो एक ऑपरेशन है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के कई सारे एयरक्राफ्ट भी भेजे गए हैं। इसमें प्राइवेट जो एयरलाइंस है, स्पाइस जेट हो गए एंड मल्टीपल एयरलाइंस जो है, उन्होंने खुद अपनी फ़्लाइट्स वहाँ पे भेजी है। एयर इंडिया हो गया, तो रेस्क्यू फ़्लाइट्स, इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स वहाँ पे चल रही है, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स एंड लोगों को जो फंसे हुए इंडियंस, उनको यहाँ पे लेकर आया जा सके। तो इंडियन सरकार डेफिनेटली इस पर काम कर रही है। जो स्टूडेंट्स इंडिया में आए हैं, तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि उनके रिव्यूज़ बहुत अलग अलग है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो सर सोशल मीडिया में एक तो बहुत सारी गलत चीज़ें भी शेयर होती है, मैनिपुलेटिव चीज़ें भी शेयर होती है, बट जितना मैंने देखा है, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ से आए हैं इवैक्यूएट, जिन्हें किया गया है इंडियन सरकार के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब गलत कमेंट्स भी पास कर रहे हैं एंड कुछ गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मीडिया में, एंड वो मतलब डिमांड्स पेश कर रहे हैं। मतलब उनको समझना चाहिए कि यार वहाँ पे वॉर चल रही है, देयर इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन गोइंग ऑन, एंड वहाँ से आप अगर आपको रेस्क्यू करके आ रहे हैं, हाँ डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस होंगी वहाँ पे, क्योंकि वॉर चल रही है, आप कोई नॉर्मल दिन नहीं है वहाँ पे 2 कंट्रीज़ युद्ध में है, तो इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस होंगी, तो आपको भी थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। हाँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं शांति की जगह पे खड़ा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत आसान है कहना, मैं ये भी बात समझता हूँ, बट व्हाट आई थिंक इज़ कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको थोड़ा ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी सरकार पे, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों के बारे में देखें तो उन्होंने कुछ ऐसी इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स वगैरह आई डोंट थिंक ज़्यादा लिया। एंड यूक्रेन जो गवर्नमेंट है अच्छा सपोर्ट भी देता है स्टूडेंट्स को, एंड यहाँ जितना हम फीस भरते हैं यूक्रेन में उसके मुकाबले काफ़ी कम है, एंड यहाँ हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, एंड यहाँ के सीट्स जो है बहुत कम है, बट यूक्रेन में काफ़ी सीट्स है, एंड एग्ज़ाम का जो लेवल होता है थोड़ा ईजी रहता है। गवर्नमेंट है अच्छा फैसिलिटीज़ देता है ना स्टूडेंट को। एंड दूसरा मतलब आप बोलना चाहते हो कि इंडियन गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लिए अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं देता है? कुछ फैसिलिटीज़ हम कह सकते हैं अच्छे हैं, बट जैसे फ़ीस वो सब जो होता है रिडम्पशन एंड ऑल, जैसे कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो अभी रिच पीपल में ऐसी मेंटेलिटी डेवलप्ड होगी कि हमारा बच्चा बाहर कंट्री में जाके पढ़े तो बहुत अलग
दिखता है कि हमारा लड़का आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ रहा है MBBS। तो वैसे सोचना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि हमारे इधर भी उतना ही लेवल का एजुकेशन मिल रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। अगर हिस्ट्री में भी देखा जाए तो मेडिकल के इसमें हमने ही सबसे ज़्यादा तरक्की की है। सिर्फ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जनरल कास्ट, SC, ST, OBC इन सब के वजह से कट ऑफ भी बहुत गिर जाता है, लेकिन फॉरेन में तो ऐसा नहीं है ना। फॉरेन में तो मतलब अपने कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कास्ट सिस्टम की वजह से स्टूडेंट की काबिलियत नहीं पहचानी जाती है। अच्छा, मतलब अपने इधर कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता है। हाँ। और यूक्रेन, रशिया जैसे देशों में कास्ट सिस्टम नहीं है। लाइक इंडिया में ऐसे बिलीव करते हैं जो रिच है हाँ। उनको उतना सीट की ज़रूरत नहीं है, वो लोग कहीं बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, एंड जो गरीब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको ज़्यादा ज़रूरत है। एक तरह से सही है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट ये जो है कट ऑफ जो है इक्वल बेसिस में होना चाहिए। इतना नहीं है कि उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले या जनरल को ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं हम कह सकते। बट फॉरेन में सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो इंडिया को रशिया को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मदद करता है उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। तो कभी इंडिया ने अभी इस टाइम रशिया की मदद नहीं की, तो भविष्य में जाके रशिया भी इंडिया की मदद ना करे। नहीं सर, इसके अगेंस्ट भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया ने मदद नहीं की ऐसा नहीं है। अगर आप रशियन पॉलिटिशियंस की भी अगर आप कमेंट्स या ट्वीट्स देखेंगे, उसमें उन्होंने क्लियरली ये बोला हुआ है कि दे आर थैंकिंग इंडिया फॉर इंडियाज़ वोट इन यूनाइटेड नेशंस। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो इंडिया ने बहुत अच्छा एक पॉलिटिकल गेम खेला है कि इट हैज़ नॉट स्टूड बाय एनी ऑफ द कंट्रीज हु आर इन वॉर। इंडिया ने वही प्रोपोगेट किया कि देयर शुडंट बी वॉर, डायलॉग्स होने चाहिए एंड नो कंट्री शुड गेट इनटू अ वॉर एंड ऑल दीज वॉर शुड गेट sorted out. So that is what India is preaching right now. अपने भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन, रशिया ऐसे देशों में पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? क्या इंडिया में उनको एजुकेशन नहीं मिलता? अच्छा, एजुकेशन तो है, बट अगर उनको सीट ही नहीं मिला कॉलेज में तो कहाँ पढ़ेंगे वो? अगर हम देखें नंबर ऑफ़ सीट्स जो इंडिया में मेडिकल जो यूक्रेन जाते हैं ज़्यादातर मेडिकल MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर हम इंडिया में सीट्स देखें MBBS की तो वो काफ़ी कम है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स के हिसाब से। तो अगर सब लोगों को भी सीट मिले तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं मिलेगी। एंड अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो अपना एक कंट्री इंडिया है जो सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड इतना हाई अगर रेट्स होते हैं। तो अगर हम यूक्रेन में अगर हम MBBS के अगर हम रेट्स देखें या उनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो अराउंड 4 to 5 लाख पर एनम के हिसाब से वहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। एंड उनको जो डिग्री मिलती है एट द एंड ऑफ 5 years और 5 years आई बिलीव, वो एक ग्लोबली रिकग्नाइज डिग्री होती है, बिकॉज यू आर डूइंग इट फ्रॉम एन इंटरनेशनल कंट्री यूक्रेन, सो इट इज़ ग्लोबली रिकग्नाइज। सो इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जिनके पास थोड़े पैसे हैं, फाइनेंशियली थोड़े है सपोर्ट उनको, दे प्रेफर गोइंग आउट एंड स्टडिंग इन यूक्रेन। सीट ना मिलने के मेन कारण क्या है? यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत है। यहाँ पे अपना जो कट ऑफ जाता है वो जनरल, OBC, SC, ST के बेसिस पे जाता है। उस वजह से काफ़ी जनरल वाले अनसेलेक्टेड रह जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं से तो अपना गोल एम अचीव करना ही है। रशिया का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे ज़्यादा है, फिर भी रशिया को यूक्रेन क्यों चाहिए? मतलब रशिया को यूक्रेन में इतना इंटरेस्ट क्यों है? पहली बात तो ये कि अगर नाटो से यूक्रेन मिलता है तो US बॉर्डर्स रशियन बॉर्डर को टच करेगी, जो फ्यूचर में उनके लिए अच्छा नहीं है। पुतिन ने पहला तो ये सोचा कि अगर दुश्मन देश पास में होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, जैसे अपने को पाकिस्तान से आता है इंडिया के अंदर भी अगर एग्जाम्पल ले तो। दूसरी बात, जो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी है रशिया का वो यूक्रेन से आता था। परमाणु बम, एटॉमिक बम जो भी अपन कह सकते हैं उसको, वो भी यूक्रेन के अंदर उसकी फैक्ट्रीज थी, वहाँ बना करते थे वो। तो रशिया कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी है यूक्रेन के ऊपर अपनी इकोनॉमी के लिए। इस वजह से रशिया को यूक्रेन लेना बहुत ज़रूरी है इस समय। रशिया और यूक्रेन का वॉर तीसरा महायुद्ध करने के लिए कारणीभूत होगा? सर, अगर मैं पॉलिटिक्स अभी देखूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि USA ने जितना सपोर्ट वॉर होने से पहले दिखाया था और अब वॉर होने के बाद जो दिखा रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो बस बोल बच्चन की तरह है कि उन्होंने उसके कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई है बेसिकली। तो अभी जितना मैं देख रहा हूँ तो US इज़ टोटली नॉट इंटरेस्टेड टू सेंड देयर मैन इन द वॉर। वो कहते हैं हाँ, अगर NATO अलायंस के किसी कंट्री को अगर रशिया ने इन्वेड किया तो हम लोग कुछ करेंगे। तो वो मतलब बस बातें ही कर रहे हैं US। तो मुझे नहीं लगता कि World War III अभी पॉसिबल है। एंड एक और चीज़ जो इस पॉइंट को सपोर्ट करती है कि अभी यूक्रेन ने खुद एक्नॉलेज किया है कि हम अभी वी वॉन्ट पुश फर्दर टू जॉइन NATO, क्योंकि यूक्रेन ने जो एक प्रपोजल भेजा था कि टू सेंड नो फ्लाई जोन NATO डिक्लेयर करे ताकि रशियन एयरक्राफ्ट ना घुसे, और तो NATO ने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया।
तो नेटो की जो एलाइज है अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे वॉर में, तो यूक्रेन इज़ ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद द सपोर्ट दैट दे गॉट अर्लियर एंड नाउ ड्यूरिंग द वॉर. तो आई गेस अभी वर्ल्ड वॉर 3 तो इतना पॉसिबल नहीं है, बट समहाउ ऑल द कंट्रीज आर टोटली इन्वॉल्व इन दिस वॉर, नॉट डायरेक्टली विद द मेन बट थ्रू पॉलिटिकली. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बारे में आप क्या जानते हैं? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति है. तो जितना मुझे पता है कि ही वॉज फर्स्ट, वो पहले एक कॉमेडियन थे, एक आर्टिस्ट थे प्रेसिडेंट बनने से पहले. इनको राजनीति के बारे में कोई तजुर्बा नहीं है, ऐसा देखा जा रहा है. तो ऐसे इंसान को एक देश का राष्ट्रपति होना चाहिए? वैसे तो देखा जाए तो ऐसे लोगों को उनको राष्ट्रपति बनाना नहीं चाहिए, पर लोगों ने सोचा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है. क्योंकि देखा जाए तो आपने मोदी जी को बहुत एक्सपीरियंस है कि देश कैसे चलाते हैं. वैसे एक एक्टर के हाथ में हम देश सौंप नहीं सकते हैं. एंड उसका अगर मैं काउंटर एग्जांपल दूँ, जो आप बोल रहे हैं कि कोई आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए या जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए. इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ अफगानिस्तान, अभी जो रिसेंटली हुआ है तालिबान में, उनके जो लीडर थे अशरफ घानी, तो डेफिनेटली जब कंट्री क्राइसिस में आई तो ही जस्ट लेफ्ट द कंट्री, ही फ्लू द कंट्री क्योंकि उनके जान पे खतरा था. बट अगर हम उसी समय यूक्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं ज़ेलेंस्की का, तो उन्होंने ही डिड नॉट लीव द कंट्री, ही स्टूड बाय हिज मैन. वो अपने लोगों के साथ खड़े थे, उन्होंने हथियार उठाए, उन्होंने अपने खुद की फैमिली को भी यूक्रेन में ही रखा. तो मतलब वो बेसिकली बात ये है कि वो डरे नहीं, वो डट के खड़े हुए क्योंकि वो उनका देश है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार है. तो अगर आप एक आर्टिस्ट इतना अच्छे से अपने लोगों को लीड कर सकता है, जैसे कि वो अपने लोगों को स्पीचेस देते हैं थ्रू मीडिया ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, तो इट इज़ क्वाइट कमेंडेबल. तो आई गेस ये एक बहुत उन्होंने अच्छा एग्जांपल सेट किया है कि इट इज़ नॉट रियली नेसेसरी कि आपको 50 साल का पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस हो तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं. अगर आप में वो जुनून है, अगर आप में वो क्वालिटीज़ है एक प्रॉपर लीडर बनने की, तो एनी टाइम यू कैन. एंड इफ़ यू हैव द सपोर्ट ऑफ पीपल विच इज़ द मस्ट, अगर है आपके पास लोगों का सपोर्ट, तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं. क्या सच में यूक्रेन और रशिया को वॉर करने की ज़रूरत है? क्या वो शांति से बैठकर ये मामला सुलझा नहीं सकते? वॉर तो किसी भी कंट्री में नहीं होना चाहिए. लाइक वॉर, नोबडी एवर विंस अ वॉर. हर एक का कोई ना कोई तो डैमेज होता है. रशिया इवन दो इट विल डोमिनेट मिसाइल पावर या फिर आर्मी पावर से, बट उसका भी कुछ ना कुछ तो लॉस होगा. युद्ध की ज़रूरत तो कहीं नहीं होती है, शांति से मामला सुलझाया जा सकता है. अगर दोनों देशों के राष्ट्रपति साथ में बैठे और बातचीत करें आपसी के अंदर, तो वो शायद कहीं ना कहीं सुलझ के आएगा. क्योंकि अगर ये लड़ाई किसी भी तरीके से अगर विश्व युद्ध 3 की तरफ बढ़ती है, तो वो उससे पूरी दुनिया को खतरे के अंदर लाती है वो, क्योंकि सबके पास आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल्स वगैरह पड़ी है. तो क्योंकि उन्होंने अपने अपने रीजन स्टेट किए. उन्होंने बोला कि यूक्रेन में अभी भी एक काफ़ी बड़ी जनता है जो रशियन स्पीकिंग है, जो रशियन कल्चर को भी फॉलो करती है. अगर आप खुद पुतिन के बारे में बात करें तो उन्होंने अभी अपना कुछ समय यूक्रेनियन बॉर्डर्स पे वहाँ पे बिताया हुआ है, अपना चाइल्डहुड समय. तो पुतिन भी जो है उनके रशिया के जो लीडर है, तो वो भी एक कल्चरली एंड इमोशनली कनेक्टेड है यूक्रेन से. तो इसलिए उन्होंने पहले प्रपोजल दिया, डायलॉग्स दिए, बट कंटिन्यूसली अगर आप उनके अगेंस्ट जाते हो नेटो में ज्वाइन करके, आई नो कि यूक्रेन इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज़ अ सॉवरन कंट्री, उनका खुद का हक होना चाहिए. बट अगर आप कल्चर को भी देखते हो तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन. एंड हमारे कॉलेज में भी जो वर्ल्ड पीस डोम है वो भी यही कहती है कि हमें जो भी मामला जो हो हमें शांति से सुलझाना चाहिए, हमें किसी वॉर की ज़रूरत नहीं है. और अगर हम एग्जांपल भी ले तो हम अभी भी देख सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी का जो अभी भी इफ़ेक्ट्स अभी भी हमें दिख के आते हैं. तो जो वर्ल्ड वॉर वापस से होगा उसका जो इम्पैक्ट होगा सभी देशों में होगा, सभी लोगों में होगा. आज हम जा खड़े हैं पुणे के पास लोनी गांव में, जिसे शांतता का प्रतीक माना जाता है. यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डोम, मतलब वर्ल्ड पीस डोम, जिसे शांतता की प्रतीक के लिए बनाया गया है. इसके संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड़, उनकी संकल्पना से इसे बनाया गया है. इसे देश विदेश में शांतता का प्रतीक माना जाता है. क्या हम इसी शांतता के साथ यूक्रेन और रशिया का युद्ध समाप्त नहीं कर सकते? यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं क्या बस शक्तिशाली देशों का ही समर्थन करती है? कभी आपने सोचा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था की ज़रूरत हमारी दुनिया को है? कभी पाकिस्तान जैसा देश नाटो के साथ शामिल हो जाए तो क्या होगा? तो चलिए इसी के साथ आज हम आपको छोड़े जा रहे हैं. तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन.